हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता पर। आज का हमारा जो चर्चा का जो टॉपिक होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से सवाल आते रहते हैं। प्राचीन भारत वैसे आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत के तुलना में इस प्रश्नों की संख्या कम होती है, लेकिन अगर प्राचीन भारत में अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखा जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आते हैं तो उसमें एक जो चैप्टर है वह हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी लेते हैं। इस सभ्यता की क्या विशेषता थी, यह सभ्यता अपने समय में चर्चा में क्यों था और यह सभ्यता में क्या क्या पाए गए हैं। मेन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बहुत कुछ है, लेकिन हमारा अगर सवाल का अगर नेचर अगर देखते हैं तो दो तीन चीजों पर सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। फर्स्ट सवाल जो पूछे जाते हैं कि वो ये होता है कि किस हड़प्पन साइट्स की खोज किसने की। तो सबसे पहले जो सवाल होता है वो इस बात पर होता है कि खोजकर्ता, आप ऐसे समझिए, साइट और उसको डिस्कवर किसने किया, ठीक है ना, साइट का पता किसने लगाया। दूसरा जो सवाल आता है, साइट जो हड़प्पन जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है, उनके रिवर कौन कौन है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर जो हड़प्पन साइट्स हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। जो तीसरा और इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपका कि साइट और साइट से जो हम फाइंडिंग्स पाए हैं, जो प्राप्त किया गया है, ठीक है ना, उसके एक्सकैवेशन के थ्रू जो प्राप्त किया गया है, तो फाइंडिंग्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। और फाइंडिंग्स से अक्सर सवाल आते रहते हैं कि किस तरह के स्थल से हमें क्या क्या चीज प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो आज का हमारा इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइट, उस साइट को किसने पता लगाया, डिस्कवरर। चलिए, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, साइट, वो साइट किस नदी के किनारे है, हम इस चीज को पहले देखेंगे। इसके बाद जो मुख्य स्थल है, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो मुख्य स्थल है वहां क्या क्या प्राप्तियां पाई गई हैं, फिर हम लोग उसको देखेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट होगा वो मिसलेनियस पॉइंट होगा, जिसमें कि हम सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में एक नजर डालेंगे जो कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसमें हम लोग पहले दो चीजों को पहले लेते हैं। पहले साइट डिस्कवरर और साइट और रिवर। सबसे पहले हमारा जो वीडियो सेशन की शुरुआत हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई जो स्थल है उनकी खोज किसने किया, ठीक है ना, वो स्थल जो है वो किस नदी के किनारे वो बसा हुआ है। तो ज्यादातर सवाल हमारे इस बिंदु से आधारित होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं साइट डिस्कवर और साइट के साथ नदी। चलिए, तो अब हम लोग बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग रखेंगे कि इंपॉर्टेंट स्थल कौन कौन है, हड़प्पा कालीन स्थल। वैसे देखिए, लगभग 1500 अभी तक स्थलों की पता लगाया जा चुका है जो कि हड़प्पा संस्कृति से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ स्थल हमारे स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, अब उन स्थल, उसका पता किसने लगाया, ठीक है ना, किसके देख रेख में उसका उत्खनन का कार्य किया गया, वो किस नदी के किनारे है, आज के संदर्भ में वो पाकिस्तान में आता है या भारत में आता है अथवा अफगानिस्तान में आता है। क्योंकि जो हड़प्पा संस्कृति का फैलाव कहां से कहां तक था, हड़प्पा संस्कृति में मुख्य रूप से दो देश थे, ठीक है, एक भारत, एक पाकिस्तान, और कुछ उसके क्षेत्र अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्थलों को देखते हैं। तो ये हमारे स्थल हो जाएंगे, आप ऐसे समझिए, ठीक है। चलिए, स्थल के बाद हम लोग ये देखेंगे कि नदी किस नदी के किनारे है वो स्थल और उसके खोजकर्ता कौन कौन से हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। साल भी देखिए, साल भी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किस वर्ष में किस स्थल की खुदाई की गई, लेकिन एग्जामिनेशन में साल को ना मतलब साइडलाइन कर दिया जाता है, उस पर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ज्यादा महत्व होता है स्थल, नदी और उसका खोजकर्ता। चलिए, सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे पहले जिस स्थल का उत्खनन किया गया वो हड़प्पा था, इसलिए इस जगह का नाम हड़प्पन कल्चर भी कहा गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा गया। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हड़प्पा से। जो सबसे पहले खुदाई वाला जो स्पॉट था, जो सबसे पहले जिसकी खुदाई की गई वो हड़प्पा जगह था। हमें ये याद रखना है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है
कि किस स्थल की सर्वप्रथम खुदाई की गई सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो जगह का नाम था हड़प्पा। चलिए, अब ये नदी जो है वो रावी नदी है, ठीक है ना। वर्तमान में ये पाकिस्तान में, इसका लोकेशन देख लेते हैं, इसकी वर्तमान स्थिति कहां पर है। चलिए एक और ऐड कर देते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हड़प्पा आज के समय में रावी नदी के किनारे पर यह स्थित था। खोजकर्ता इसका दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका उत्खनन का काम किया गया। चलिए, तो दयाराम साहनी ये इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि फर्स्ट ये स्पॉट था ना, ये फर्स्ट साइट था। कोई भी चीज यदि फर्स्ट अगर है तो वो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हड़प्पा स्थल का नदी क्या है, रावी नदी है। खोजकर्ता कौन है इसके, दयाराम साहनी है। और वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में ये जगह स्थित है। मेन आपको याद रखना पाकिस्तान है, अब उसके आप जिले की तरफ नहीं जाइए। चलिए, दूसरा जो स्थल जो प्राप्त हुआ, ठीक है ना, उत्खनन के पश्चात, वो है मोहनजोदड़ो। वह है मोहनजोदड़ो, ये भी इंपॉर्टेंट एक साइट था, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे, है ना, ये बसा हुआ एक नगर था, ठीक है ना। चलिए, आर.डी. बनर्जी इसके खोजकर्ता थे, ठीक है ना, राखलदास बनर्जी। चलिए, और ये जो था वो सिंधु नदी के किनारे था, और ये सिंधु नदी उस समय पाकिस्तान में था, तो ये वर्तमान स्थिति जो है वो पाकिस्तान में है। इसके बाद आते चान्होदड़ो, हमारा जो थर्ड है वो चान्होदड़ो है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। चान्होदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। इसके गोपाल मजमूदार इसके खोजकर्ता थे, गोपाल मजमूदार इसके खोजकर्ता थे, और ये भी जो स्थिति है ये पाकिस्तान में ही है। चलिए, आते कोटदीजी। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो कोटदीजी है, ये भी सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना। और इसके जो उत्खनन किसके देखरेख में उत्खनन किया गया, तो फजल अहमद के देखरेख में उत्खनन किया गया, फजल अहमद के देखरेख में उत्खनन किया गया, और ये भी पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में ये चार इंपॉर्टेंट, अगर इसको कहा जाए तो पाकिस्तान में चार इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स है। याद रखना बहुत आसान है। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, चान्होदड़ो पाकिस्तान में। इन तीन को ना शहर का दर्जा दिया गया था। ये तीन जो थे ना हड़प्पा कालीन नगर थे, है ना, नगर की। हालांकि ये प्रथम भारत का ये प्रथम ये नगर का अगर प्रमाण देखने को मिलता है तो वो हड़प्पा कालीन सभ्यता में देखने को मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भारत में सबसे पहली नगरीकरण कब हुआ, तो भारत में जो सबसे पहली नगरीकरण का कार्य किया गया ये हड़प्पा सभ्यता के दौरान किया गया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा का नदी क्या है, किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता, और इन चारों की स्थिति जो है ना ये मॉडर्न पाकिस्तान में है। चलिए, कोटदीजी का जो खोजकर्ता कौन थे, ये फजल अहमद के देखरेख में इसका उत्खनन किया गया, और इसका भी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान है। चलिए, अब हम लोग कुछ आगे की ओर बात को लेके चलते हैं। चलिए, कोटदीजी के बाद हम आगे लेके चलते हैं लोथल। इंपॉर्टेंट ये प्लेस है लोथल। चलिए, ये लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट था गुजरात के अंदर, ठीक है ना, और इससे इस जगह से कई ऐसे चीज प्राप्त हुए जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, रंगनाथ राव, ठीक है ना, इसके ये खोजकर्ता थे, और ये जो वर्तमान गुजरात में, भारत में लिखने की जरूरत नहीं है, ये पता है कि गुजरात भारत में ही है। चलिए, लोथल एक इंपॉर्टेंट साइट कालीबंगा। अब हमारा अगला जो है वो कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था। चलिए, कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस। लाल एंड घोष, आप इसको ऐसे याद रखिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, लाल एंड घोष, ठीक है, इसके खोजकर्ता थे, और ये वर्तमान जो है ना ये राजस्थान में स्थित है। चलिए, अब हम आते हैं बनावली। बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। चलिए, बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, और बनावली के जो खोज किए थे वो आर.एस. विस्ट किए थे। आर.एस. विस्ट इसके खोज किए थे। बनावली जो है ये वर्तमान हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में। चलिए, बनावली के बाद हम आते हैं रंगपुर में आते हैं। बनावली के बाद हम रंगपुर में आते हैं, ठीक है ना। मीडर नदी के किनारे ये स्थित है, मीडर नदी के किनारे ये स्थित है बनावली, ठीक है ना।
सॉरी रंगपुर जो है मिडर नदी के किनारे स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता है वो लाल एंड राव है, आप इसको ऐसे याद रखिए, लाल एंड राव, ठीक है ना। चलिए, और ये रंगपुर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट ये साइट है, ठीक है ना, और ये गुजरात में है। रंगपुर जो है ना ये गुजरात में। चलिए हम बात को हम लोग आगे कैरी करते हैं। रंगपुर के बाद हमारा अगला जो है वो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। चलिए पहले इसका देख लेते, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी वर्तमान समय में ये यूपी से कनेक्ट करता है। चलिए इसके जो खोजकर्ता थे वो वाईडी शर्मा थे। चलिए आलमगीरपुर के जो खोजकर्ता थे ये वाईडी शर्मा थे, यगदत्त शर्मा, ठीक है ना। चलिए वाईडी शर्मा थे और वर्तमान समय में ये यूपी में है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बात को लेके चलते हैं तो हमें मिलता है राखीगढ़ी। अब हमें आगे लेके चलते हैं तो हमें मिलता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी देखते हैं, राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेस है जो कि हरियाणा में स्थित है, ठीक है ना, हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और इसको बाद में रखते हैं, बेहतर होगा। राखीगढ़ी के जो खोजकर्ता थे ये सूरजभान, आप ऐसे समझिए, राखीगढ़ी के जो खोजकर्ता थे वो सूरजभान। और ये जो वर्तमान समय में ये राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में है। चलिए हम बात को आगे लेके चलते हैं। सुरकोतड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, सुरकोतड़ा। चलिए ये सुरकोतड़ा जो है ये जगपति जोशी ने इसका खोज किए थे, जगपति जोशी इसका खोज किए थे सुरकोतड़ा का, ठीक है ना। और ये वर्तमान में ये गुजरात में है, सुरकोतड़ा जो है ना वर्तमान में गुजरात में है। चलिए सुत का ना गेंडोर, सुत का गेंडोर जो है ये पाकिस्तान में आपको पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए दस्त नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है ना। चलिए और ओएसटीन इसके खोजकर्ता थे, ओएसटीन इसके खोजकर्ता थे। वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, सुत का गेंडोर। चलिए धौलावीरा, चलिए चलते हैं। अब हमारा अगला है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में देखते हैं। धौलावीरा जो है ये गुजरात में है, मॉडर्न समय में गुजरात में है। और आर.एस. बिष्ट इसके खोजकर्ता थे, ठीक है ना, आर.एस. बिष्ट खोजकर्ता थे और ये गुजरात में है। चलिए रोपड़ चलते हैं, रोपड़ के बारे में देखते हैं। रोपड़ कहाँ है भाई, तो रोपड़ जो है ये पंजाब में है, ठीक है ना, वर्तमान में ये पंजाब में है। और रोपड़ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है सतलज नदी के किनारे। चलिए तो रोपड़ का जो खोजकर्ता जो थे वो वाईडी शर्मा थे, यगदत्त शर्मा, मतलब कि आलमगीरपुर और रोपड़ इन दोनों का खोज इन्होंने किया था। चलिए वाईडी शर्मा इसके खोजकर्ता थे और ये वर्तमान समय में भारत के पंजाब क्षेत्र में ये पड़ता है। तो बच्चों ये हमारी इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट रहे, ये उनकी नदी थे, ये उनके खोजकर्ता और उनका वर्तमान स्थिति कहाँ वो स्थित है। चलिए तो एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं। आलमगीरपुर, चलिए ये यूपी का ये ईस्टर्न, मतलब समझिए कि हड़प्पा संस्कृति का जो ईस्टर्न मोस्ट जो एरिया है वो आलमगीरपुर है। चलिए राखीगढ़ी इसके खोजकर्ता सूरजभान और ये वर्तमान समय में हरियाणा में है। सुरकोतड़ा जगदीशपति जोशी, ठीक है ना, जगपति जोशी सॉरी, और ये वर्तमान समय में गुजरात में है। सुत का गेंडोर ये दस्त नदी के किनारे है, ठीक है ना, ये सब नदी है, आप इसको नदी समझे। वो स्टीनिस के खोजकर्ता ये वर्तमान समय में पाक में है, पाकिस्तान में है। धौलावीरा आर.एस. बिष्ट इसके खोजकर्ता और ये गुजरात में है। और रोपड़ जो है ये वर्तमान समय में भारत में जो पंजाब पड़ता है ये उसमें स्थित है। वाईडी शर्मा इसके खोजकर्ता थे। तो वाईडी शर्मा ने दो जगहों का ये पता लगाया, एक आलमगीरपुर और एक रोपड़। चलिए तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर रहा, ये स्थल, नदी, खोजकर्ता और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि कहां पर उत्खनन के दौरान क्या क्या चीज हमें प्राप्त हुआ। अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, कि कहां पर क्या क्या प्राप्त हुआ, कहां पर उत्खनन के दौरान किन किन चीजों की प्राप्ति हुई, ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये दूसरा महत्वपूर्ण बात। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की तरफ से। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स कहां पर क्या क्या पाया गया, और इससे सवाल आना ही आना है। हड़प्पा से सवाल आए और इससे सवाल ना आए ऐसा नहीं होता है। चलिए देखते हैं हड़प्पा का जब खोज किया गया तो हड़प्पा की खोज से क्या क्या प्राप्त हुआ। चलिए अब हम लोग हड़प्पा की खोज देखते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले देखिए 6 छोटे छोटे है ना अनाज की कोठरी जिसको हम अन्नागार कहते हैं। तो 6 छोटे अन्नागार, आप ऐसे समझिए, छोटे अन्नागार, ग्रेनरी जिसको आप कहते हैं,
अन्नागार या जिसको आप इंग्लिश में ग्रेनरी कहते हैं, ठीक है ना, ये हड़प्पा से मिले हैं। चलिए इसके बाद हड़प्पा से क्या मिले हैं, तो पीतल का इक्का, पीतल का इक्का मिला है, ठीक है ना। पीतल का इक्का क्या मतलब, इक्का का मतलब वर्तमान समय में आप समझे टमटम, है ना, एक घोड़ा गाड़ी जो था वो पीतल का इक्का मिला है। तो ये सब ये प्राप्तियां कहाँ से हुई है, ये सब प्राप्तियां हड़प्पा के खुदाई से हुई है। चलिए इसके बाद है नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, ठीक है ना। चलिए इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट देख देते हैं। चलिए देखिए फैलस जिसको आप लिंग कहते हैं, ठीक है ना, फैलस की पूजा उस समय होती थी, ठीक है ना। ये फैलस की पूजा ये हड़प्पा काल से ही शुरू है, वो आज की वो पूजा नहीं है। ये शिवलिंग की जो पूजा है, ये जो चीज है वो हड़प्पा कालीन संस्कृति से शुरू है, ठीक है ना, और आज भी इसको रिस्पेक्टेबल वे में देखा जाता है। तो फैलस और फीमेल सेक्स ऑर्गेन, आप इसको ऐसे समझिए, फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स, ठीक है ना। तो इसकी इसकी भी प्राप्ति जो हुई है वो हड़प्पा की खुदाई से हुई है। इसके अलावा शंख का बना बैल, इसके अलावा शंख का बना जो बैल है, ठीक है ना, ये भी हड़प्पा से, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फाइंडिंग्स हैं ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। बस आपको ये याद रखना है, ये चीज जो है ना वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप इतने सारे फाइंडिंग्स को दिमाग में नहीं रख सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में, हड़प्पा कालीन सिविलाइजेशन में मैक्सिमम आप फैलस और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अन्ना घर है ना, अन्ना घर देखिए, अन्ना घर केवल हड़प्पा में ही नहीं, अन्नागढ़ मोहनजोदड़ो से भी मिला है, अन्ना घर कालीबंगा से भी मिला है। तो अन्ना घर उस समय हड़प्पा कालीन सभ्यता में अन्ना घर समझिए कि ये एक इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता था शहरों का, ठीक है ना। जितने भी नगर थे उसमें अन्ना मतलब अनाज रखने का कोठार एक होता ही था। तो 6 छोटे अन्ना घर आपको प्राप्त हुए हैं हड़प्पा के खुदाई से। इसके बाद क्या प्राप्त हुआ, पीतल का इक्का हुआ है, नटराज की मूर्ति हुआ। अच्छा, पत्थर की एक नर्तकी का भी मूर्ति पाया गया है, इसमें ऐड किया जा सकता है, पत्थर की है ना बनी, ठीक है ना, नर्तकी का भी, ठीक है ना, जो रिमेन्स है वो पाया गया है हड़प्पा के एक्सकवेशन में, हड़प्पा की खुदाई में। इसके अलावा शंख का बना बैल भी हड़प्पा के खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तो चलिए ये तो बात हड़प्पा की हो गई। अब हम आगे बढ़ते मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए पत्थर की बनी नर्तकी का खुदाई प्राप्ति कहां पर हुआ, हड़प्पा में। और डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रोंज, बहुत टॉप क्लास का ये बात है, और ये मतलब समझिए कि एग्जाम्स में पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। कांसे की बनी नर्तकी, ये पत्थर की बनी नर्तकी है। अब कांसे की बनी नर्तकी चलते हैं, डांसिंग इसको ऐसे कहा गया है, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रोंज, ठीक है ना, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रोंज, आप इसको ऐसे समझिए, कांस्य की, ठीक है ना, नर्तकी, सॉरी कांस्य की जो नर्तकी है ना, कांस्य की बनी नर्तकी का, कांस्य की नर्तकी का जो ये प्राप्तियां हुई है ये मोहनजोदड़ो से हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो देखिए हड़प्पा से ज्यादा मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े इमारत मिले हैं, ठीक है ना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, है ना, मृतकों, उसका शाब्दिक जो अर्थ है वो मृतकों का टीला है। चलिए तो डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रोंज की प्राप्ति हुई है मोहनजोदड़ो की खुदाई से। इसके अलावा है ना विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। चलिए इसके बाद हम लेते हैं विशाल, ठीक है ना, ग्रेट, इसको आप इंग्लिश में कहें ग्रेट ग्रेनरी या अन्नागार। देखिए छोटे छोटे 6 छोटे छोटे अन्नागार प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से, और एक जो विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा का अवशेष, ठीक है ना, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए ये मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो मातृ देवी, है ना, मदर गॉडेस, मातृ देवी को आप इंग्लिश में कहें तो मदर गॉडेस, मदर गॉडेस की जो प्रतिमा है ये मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए इसके बाद कॉपर हम्प्ड बुल, है ना, कॉपर, देखिए इसमें क्या मिला है, हड़प्पा में क्या मिला है, तो इसमें मिला है आपको क्या कहते हैं, शंख का बना बैल, आप ऐसे समझिए शंख का बना बैल। और इसमें जो मिला है ना हम्प्ड बुल मिला है वो कॉपर का, तांबे का। चलिए कॉपर, कॉपर का हम्प्ड बुल, है ना, मतलब कुबड़ वाला, है ना,
कुबड़ वाला बैल जो था वो हड़प्पा काल में बहुत ही मतलब उसको मतलब कि उसको रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता था, ठीक है ना। इसके अलावा मिला है क्या, सभागार मिला है, ठीक है ना। चलिए, एक बहुत बड़ा हॉल मिला है, सभागार जिसको कहा गया है। इन सब की प्राप्ति कहां पर हुई है भाई, तो इन सब की प्राप्ति हुई है मोहनजोदड़ो से। इन सब की प्राप्ति हुई है मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। चलिए हम लोग बात को आगे कैरी करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि चान्होदड़ो, हमारा जो इंपॉर्टेंट जो अगला जो नगर है वो चान्होदड़ो है। चान्होदड़ो से क्या प्राप्त हुए, थोड़ा सा इसको देखा जाए। चलिए, तो कुत्ते बिल्ली का है ना, कुत्ते बिल्ली का पद चिन्ह है ना, जो फुट जो प्रिंट है ये मिला है चान्होदड़ो से। इंपॉर्टेंट जो बात है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दवात, किस हड़प्पा कालीन स्थल से दवात का साक्ष्य मिले हैं, तो वह है चान्होदड़ो। चलिए, इसके बाद आप ऐसे समझिए, ताम्र हथियार है ना, कॉपर आर्म्स कहिए, कॉपर वीपन्स, ठीक है ना। चलिए, ताम्र हथियार जो मिले हैं ये आपके प्राप्त किए गए हैं चान्होदड़ो से। इसके अलावा ह्यूमन सेक्रीफाइस, नर बलि, देखिए नर बलि के भी साक्ष्य मिले हैं चान्होदड़ो से। इतना चीजों की प्राप्ति हुई है चान्होदड़ो से, चान्होदड़ो से, ठीक है ना। चलिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि बनावली से क्या क्या प्राप्त हुआ है। हमारा अगला जो स्पॉट होगा वो बनावली होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि बनावली से हमें क्या क्या चीज मिला है। देखिए, बनावली से सबसे बड़ा अग्निकुंड, देखिए अग्निकुंड 3 जगहों से मिला है। एक तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं, 3 जगहों से अग्निकुंड मिला है। आप इसको क्लब के नाम से जान सकते हैं, क्लब है ना, क्लब के नाम से जान सकते हैं। देखिए कालीबंगा, आप ऐसे समझिए, क फॉर कालीबंगा, ठीक है ना। चलिए, ल फॉर क्या हुआ, लोथल, आप ऐसे समझिए, और ब फॉर बनावली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मिला है, तो यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। एक ही बार में याद करने में बहुत सुविधाजनक होगा। कालीबंगा, लोथल और बनावली से अग्निकुंड मिले। इसको शॉर्ट में अगर आप क्लब याद रखेंगे तो इन तीनों को आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा चलते हैं डबल क्रॉप, है ना। डबल क्रॉप आप कहिए, देखिए ये डबल क्रॉप हम लोग आज देखते हैं, लेकिन ये हड़प्पा कालीन प्रैक्टिस था। उस समय भी चना और सरसों, आप ऐसे समझिए कि खेती एक जगह हुई है और इसके कई साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा और बनावली, आप ऐसे समझिए, कालीबंगा, कालीबंगा प्लस बनावली, ठीक है ना। एक ही बार में हम इसको कर देते हैं। तो इसे एक क्या चीज का साक्ष्य मिला है, तो डबल क्रॉप, आप इसको ऐसे समझिए, डबल क्रॉप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा और बनावली से डबल क्रॉप में क्या क्या आते थे, तो इसमें आते थे सरसों, ठीक है ना, सरसों प्लस चना के खेती एक ही साथ होते थे डबल क्रॉप में। और इसके साक्ष्य जो है वो पाए गए हैं कालीबंगा और बनावली से। चलिए हम लोग और भी देखते हैं कि बनावली से और क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो चलिए, जौ, हाई क्वालिटी का जौ, अगर कहा जाए कि हाई क्वालिटी का जौ, हाई क्वालिटी बारले, है ना, हाई क्वालिटी बारले किस हड़प्पन साइड से प्राप्त हुए हैं, उच्च कोटि के, है ना। आप इसको समझिए, उच्च कोटि के जो जौ है वो प्राप्त हुए हैं बनावली से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक ही सवाल पूछता है, बार बार पूछता है उसको। चलिए देखते हैं कि बनावली से और क्या क्या मिला है। तो मिट्टी की चूड़ी, और क्या मिला है, मिट्टी की चूड़ी मिला है। अग्निकुंड की तो बात हो गई है, सरसों का, है ना, जौ, जौ की भी बात हो गई है। तिल, ठीक है ना, तिल और सरसों का ढेर मिला है, तिल एवं सरसों का ढेर पाया गया है। ये किस जगह से है, तो ये बनावली से। ये जो जगह का नाम है वो बनावली है, जो कि, चलिए, जो कि हरियाणा में है। अब हम आगे चलते हैं कि कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। कालीबंगा के खुदाई से क्या चीज प्राप्त हुआ, पहले उसको देखते हैं। देखिए, जूते हुए खेत, पूरे विश्व में जो पहला साक्ष्य मिला है, प्लॉड फील्ड, जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट, जूते हुए खेत का जो साक्ष्य है ना, प्लॉट फील्ड, इसको आप इंग्लिश में कहें तो प्लॉट फील्ड के जो साक्ष्य मिले हैं ये सर मिले हैं आपके कालीबंगा से। इसके अलावा अलंकृत ईंट, है ना, अलंकृत ईंट,
ये भी आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चलिए, तांबे का बैल और तांबे की चूड़ी, तांबे का बैल, तांबे का बैल और तांबे की जो चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, ये भी हुई हैं कहां से, तो कालीबंगा से। ये सब सारी चीज है ना किस जगह के उत्खनन से प्राप्त हुए, कालीबंगा मीन्स ब्लैक बेंगल। काली मतलब काला, बंगा मीन्स बैंगल, इसको ना कालीबंगा का लिटरल मीनिंग क्या होता है, ब्लैक बैंगल्स। ये सब भी याद रखने हैं। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट ये फाइंडिंग्स हैं जो कि इन स्थलों के खुदाई के पश्चात प्राप्त हुए हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि लोथल, लोथल से क्या मिला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट एक साइट है। चलिए, लोथल से देखिए, युगल समाधि। युगल समाधि में क्या होता था ना कि एक ही जगह मेल और फीमेल है ना को दफना दिया जाता था। तो इससे पता चलता है कि उस समय भी सती सिस्टम प्रैक्टिस में था। तो युगल समाधि कहां से मिला, युगल समाधि जो मिला है वो सर लोथल से मिला। इसके अलावा स्वास्तिक, इसके अलावा स्वास्तिक, स्वास्तिक का जो ये जो अवशेष मिले हैं वो लोथल से मिला। डॉकयार्ड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एग्जामिनेशन दृष्टि से बात करें, डॉकयार्ड या गोदी बाड़ा, आप इसको हिंदी में कहिए, ये भी पाया गया है लोथल से, ठीक है ना। चलिए देखिए, लोथल से और भी चीज प्राप्त हुए हैं जिसमें कि चित्रित मृद भांड, जिसमें चित्रित मृद भांड मतलब कि जो मृद भांड थे वो चित्रित थे, उस पर पक्षी के चित्र बनाए गए थे, ठीक है, चित्रित मृद भांड। और चावल का जो सर्वप्रथम जो साक्ष्य है, देखिए चावल के साक्ष्य केवल 2 ही जगहों पर मिले हैं। उस समय हड़प्पा वासी जो थे वो हर तरह का चीज उपजाते थे, ठीक है ना। चावल का साक्ष्य हमें 2 जगहों से मिला है, एक लोथल है और एक है रंगपुर। रंगपुर से चावल की भूसी मिला है, ठीक है। तो लोथल से पहला जो चावल का साक्ष्य पूरे विश्व में वो लोथल से पाया गया है। चलिए, लोथल से क्या क्या मिला, युगल समाधि है ना, उसको आप ऐसे समझिए, ट्विन ग्रेव। चलिए, स्वास्तिक के जो चिन्ह है वो आपको मिले हैं लोथल से। डॉकयार्ड, गोदी बाड़ा, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से देखिए, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा, युगल समाधि से क्या बोध होता है कि उस समय भी सती सिस्टम, सती प्रथा जो था वो प्रैक्टिस में था। इसमें मेल और फीमेल का एक ही जगह पर दफना देना, ये युगल समाधि का मतलब हुआ। चलिए, इसके बाद घोड़े की हड्डी देखिए, घोड़े का जो अवशेष है, घोड़ा हालांकि बहुत ही कॉमन जानवर नहीं था उस समय, और भी जानवर थे लेकिन घोड़ा उसमें कॉमन जानवर नहीं था। हालांकि घोड़े के बारे में लोगों को ज्ञात था, घोड़ा ना उस समय का एक नोन जानवर था, लेकिन इसके साक्ष्य केवल 2 ही जगह मिले हैं। एक घोड़े के अवशेष मिले हैं आपके लोथल से, और घोड़े की जो हड्डी मिली है जो कि कंक्रीट वो प्रूफ है हड़प्पा संस्कृति में घोड़ा होने का, वो मिला है सुरकोतड़ा से। तो चलिए, चित्रित मृद भांड लोथल से ये प्राप्त हुए हैं। सॉरी, अभी इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, एक और इसको ले लेते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा ये रहेगा। तो देखिए, युगल समाधि, स्वास्तिक, गोदी बाड़ा, चित्रित मृद भांड, ठीक है ना, ये सारी चीज की प्राप्त हुआ है लोथल से। चलिए, हम इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं। तो घोड़े के अवशेष, घोड़े के जो अवशेष हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये सभी चीजों की प्राप्ति जो हुई है ये लोथल से हुई है। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, सुरकोतड़ा से क्या मिले भाई, तो घोड़े की हड्डी, ये भी गुजरात का एक इंपॉर्टेंट साइट है। घोड़े की हड्डी आप ऐसे समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, और ये सुरकोतड़ा से मिला है। इसके अलावा मानव कंकाल, इसके अलावा मानव कंकाल की भी प्राप्ति जो हुई है ये सुरकोतड़ा से हुआ है। चलिए, अब हम लोग बात आगे करते हैं कि सुतकोतड़ा के बाद सुतका जेंडोर से क्या मिला है। चलिए देखिए, सुतका गेंडोर से मृद भांड पर है ना पक्षियों का जो चित्र है वो मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिला है, मिट्टियों की चूड़ियां मिला है। चलिए, मिट्टी की चूड़ी, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की चूड़ी, ठीक है ना, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है ना। चलिए, मृदभांड पर पक्षियों का चित्र, मृदभांड पर पक्षियों का चित्र, इन सब की प्राप्ति हुई है, ठीक है ना, सुतका गेंडोर से, ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। चलिए अब हम आते हैं एक और जगह इंपॉर्टेंट, रोपड़।
देखते हैं कि रोपड़ से क्या मिले। इंपॉर्टेंट बात है कि मानव कंकाल के साथ ये एकमात्र जगह है जहां पर मानव कंकाल के साथ कुत्ता का भी प्रमाण मिला है, ठीक है ना। चलिए, मानव कंकाल, आप ऐसे समझिए, मानव कंकाल के साथ जो कुत्ता का जो प्रमाण है ना, वो मिला है वो रोपड़ से, जो कि पंजाब में है। तांबे की कुल्हाड़ी इसको ले लेते हैं, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है ना। ये दोनों चीज की प्राप्ति हुई है रोपड़ से, इन दोनों चीज की प्राप्ति हुई है रोपड़ से। चलिए, और धान की भूसी के बारे में मैं अभी बात कर रहा था, ये प्राप्त हुआ है रंगपुर से, अनाज, राइस हस्क, धान की भूसी, धान की भूसी की प्राप्ति, जिसको आप इंग्लिश में राइस हस्क कहते हैं, ठीक है ना, इसकी जो प्राप्ति हुई है वो रंगपुर से हुई है, सॉरी, इसकी जो प्राप्ति हुई है वो रंगपुर से हुई है। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट साइट और उससे क्या क्या, उसके उत्खनन के पश्चात क्या क्या प्राप्त हुए, उन चीजों को हम लोगों ने देखा। अब चलिए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से जुड़ाव जिसका है, ठीक है ना। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मिसलेनियस पॉइंट्स होंगे ना, ये टॉप क्लास के पॉइंट्स होंगे। चलिए, मिसलेनियस पॉइंट्स की और थोड़ा सा हम लोग आते हैं, इसमें सारे बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता नहीं, इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी माना गया है, इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी माना गया है। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है भाई, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट कहता है वो ये कहता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी, या हड़प्पा जो सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन है ना, कांस्य युगीन है ना सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चलिए, अब ये तो एक नगरीकृत सभ्यता थी, ठीक है ना, एक नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी भाई, चलिए, तो ये नगरीय सभ्यता थी। ये मिसलेनियस पॉइंट्स है ना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये रामबाण का काम करेगा। चलिए, हड़प्पा की सबसे पहले, हड़प्पा को किसने सबसे पहले नोटिस किया था, ठीक है, दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई, लेकिन इसको सबसे पहले नोटिस किया गया था मैसन द्वारा 1826 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, तो हड़प्पा, अगर हम कहें कि हड़प्पा है ना सभ्यता की खोज, है ना, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम मैसन, है ना, व्यक्ति का नाम है मैसन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैसन ने, ठीक है ना, 1826 ईस्वी में की थी। चलिए, अब हड़प्पा सभ्यता का थोड़ा विस्तारीकरण देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक फैला था, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता का डेट क्या था, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कई तरह के विद्वानों ने कई तरह के डेट सुझाए हैं, ठीक है ना, कि हड़प्पा सभ्यता जो थी यहां से यहां तक थी, लेकिन कार्बन डेटिंग जो पद्धति है, जो कि साइंटिफिक पद्धति है, ठीक है ना, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, चलिए, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, 2300 बीसी से, है ना, 1750 बीसी तक की थी। मतलब इसका जो टाइम लाइन क्या है भाई, इसका टाइमिंग है 2300 बीसी से 1750 बीसी तक का जो काल था वो हड़प्पा काल था, ठीक है ना। ये कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम को दिए हैं। चलिए, अब हमको ये देखना है कि हड़प्पा जो सभ्यता जो था, ठीक है ना, ये देखने में कैसा लगता था, तो ट्रायंगल, है ना, त्रिभुजाकार था। जो हड़प्पा सभ्यता क्या था, है ना, हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजा, ठीक है ना, त्रिभुजा अनाकार था। चलिए, त्रिभुजाकार, इसका जो आकार था ना वो त्रिभुजाकार था, है ना, ट्रायंगुलर था इसका। चलिए, इसका कुल क्षेत्रफल क्या था, चलिए, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल जो था, ठीक है ना, वो था 12,99,600, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। चलिए, अब हम इसके पूरे विस्तार को देख लेते हैं कि कहां से कहां तक हड़प्पा सभ्यता फैला था। ट्रायंगुलर तो था ही,
आगे हम इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। चलिए सबसे उत्तरी इसका बिंदु क्या था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो उत्तरी बिंदु था ये मांडा था। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ऊपरी बिंदु था वो मांडा था, जो कि चिनाब नदी के किनारे है और ये वर्तमान में जम्मू में है। ये सबसे इसका नॉर्दर्न मोस्ट, हड़प्पा सभ्यता का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या था? तो जगह का नाम है मांडा, ठीक है, जो कि चिनाब नदी के किनारे था और ये जम्मू में स्थित था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं साउदर्न पॉइंट, है ना, साउदर्न मोस्ट। तो दैमाबाद, है ना, ये क्या है? दैमाबाद। ये प्रवरा नदी के किनारे, नदी का तो नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्थल और नदी ये बहुत मायने रखते हैं। ये है कहाँ भाई? तो ये महाराष्ट्र में है, चलिए इसका ईस्टर्न मोस्ट, जो सबसे पूर्वोत्तर, सबसे पूर्व में इसका जो स्थल जो था वो आलमगीरपुर, जिसके बारे में मैंने थोड़ा देर पहले भी कहा है, आलमगीरपुर। ये कहां पर है भाई? हिंडन नदी, ये इसके भी चर्चा भी हुई है और ये यूपी में है। और इसका जो सबसे जो वेस्टर्न, है ना, इसका आप समझिए कि सबसे जो वेस्टर्न था वो क्या था? सुत का गेंडोर, नहीं, है ना, जो दस्त नदी के किनारे है, ठीक है ना, और ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। चलिए, तो ये हमारा ये पूरा उसका ये फैलाव था कि कहां से कहां तक ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट साइट कौन कौन से हैं। देखिए इसके पहले भी बात किया जा चुका है कि लगभग 1500, आप ऐसे समझिए लगभग 1500, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लगभग 1500 स्थलों का पता लगाया जा चुका है ना, लगभग 1500 स्थलों का पता लगाया जा सकता है, जिसमें, है ना, अगर जो इंटरेस्ट वाली जो बातें हैं वो मात्र 6 स्थल हैं जिनको नगर की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है ना, 1500 स्थलों में आप ऐसे समझे 6 स्थलों को नगर की संज्ञा दी जा सकती है, मतलब 6 नगर थे। आप इस तरह से पूरे बात को समझिए, 6 नगर में 3 नगर पाकिस्तान और 3 नगर भारत। ठीक है ना, तो 6 नगरों में कौन कौन से नगर थे भारत में और कौन से नगर थे पाकिस्तान में, उसको थोड़ा देखा जाए। तो 6 नगरों में इंपॉर्टेंट कौन कौन से भाई, थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा था हड़प्पा, ठीक है, चलिए। इसके बाद था कौन? मोहनजोदड़ो, चलिए। इसके बाद था चान्होदड़ो, ये तीनों के तीनों जो है ये पाकिस्तान में है, ये तीनों के तीनों जो है पाकिस्तान में। भारत में अगर आने वाले, अगर हम बात करते हैं कि भारत में भाई कौन कौन से शहर थे, तो लोथल, कालीबंगा और बनावली। ठीक है ना, भारतीय शहरों में अगर हम बात करते हैं तो लोथल, कालीबंगा और बनावली। ठीक है ना, ये जो 3 जो जगह थे, ये 3 जगह जो है वो भारत में है। तो 6 जगहों को नगर की संज्ञा दी जा सकती है। चलिए कुछ और हम लोग इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। चलिए हमारे अगली बात क्या है, देखिए हड़प्पा संस्कृति के 3 फेज, 3 चरण। ठीक है ना, हड़प्पा संस्कृति के 3 चरण, हड़प्पा संस्कृति के 3 चरण। और 3 चरण में कौन कौन से चरण भाई, अगर हम स्टेजेस की बात करते हैं तो 3 चरण में कौन कौन से चरण, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जो सबसे पहला था आरंभिक, उसको आप अर्लियर कहिए, सॉरी, वो पहला जो था वो है आरंभिक। ठीक है ना, इसको आप अर्ली कहिए। चलिए, जो दूसरा था वो था परिपक्व, जिसको आप मेच्योर कहिए। और जो तीसरा जो ये होगा, ये पहला स्टेज हुआ हड़प्पा संस्कृति का, दूसरा स्टेज हुआ और तीसरा स्टेज हुआ उत्तर स्टेज, जिसको आप लेट कहिए। देखिए कुछ हड़प्पा जो कालीन जो स्थल है वो मेच्योर स्टेज को देखे हैं, कुछ ने मेच्योर प्लस लेट स्टेज को देखे हैं, कुछ ने तीनों स्टेज को देखा है। तो चलिए अब हम बात करते कि किस किस हड़प्पा कालीन स्थल ने क्या क्या देखा है, कौन कौन से स्टेज के अवस्थाएं वहां पर पाई गई है। अगर इस सरल भाषा में बात करें तो कौन कौन से स्टेज की वहां पर पाई गई है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए 2 जगह है, धौलावीरा, आप ऐसा समझिए, धौलावीरा और आखीगढ़ी।
धौलावीरा जो कि कहां पर है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है। ये बार बार स्टेट इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपके दिमाग में वो बात बना रहा है। और प्लस राखी गढ़ी, राखी गढ़ी है ना, ये जो कि कहां पर है, हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहां पर है, हरियाणा में है। इसने तीनों तीनों चरण देखा है, ठीक है ना। यहाँ पर तीनों चरण जो है वो अर्ली, मेच्योर और लेट अवस्थाएं प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, धौलावीरा और राखी गढ़ी है ना, तीनों चरण को, ऑल थ्री स्टेजेस की इन्होंने देखा है। चलिए, सरल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, इन्होंने तीनों चरणों को देखा है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 2। चलिए, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, रोजदी जो कि गुजरात में है, रोजदी और प्लस रंगपुर, आप ऐसे समझिए, रोजदी और प्लस रंगपुर, ये दोनों जो है ना गुजरात में है। ये जो दोनों है ना, ये गुजरात में है। रोजदी और रंगपुर जो है ना, ये दोनों गुजरात में है। इन्होंने किस फेज को देखा है, तो रोजदी और जो रंगपुर है ना, ये हड़प्पा के लेट फेज को इन्होंने देखा है, उत्तरकालीन फेज को देखा है, लेट हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज को इन्होंने देखा है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि लेट हड़प्पन फेज साइट है, ठीक है ना। चलिए, लेट हड़प्पन फेज को इन्होंने देखा है। कहने का मतलब है कि अगर सवाल किस तरह से पूछेगा, सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल है ना ने तीनों अवस्थाओं को देखा है, मतलब अर्ली भी देखा है, मेच्योर भी देखा है और लेट भी देखा है। तो इसके आंसर होंगे धौलावीर और राखी गढ़ी। किस हड़प्पा कालीन स्थल ने केवल उत्तर फेज को देखा, या इनमें से कौन सा उत्तरकालीन हड़प्पन स्थल है, तो उत्तरकालीन हड़प्पन स्थल में कौन से हड़प्पन स्थल आ जाएंगे, रोजदी और रंगपुर आ जाएंगे। चलिए, हम लोग बात को लेके चलते हैं। देखिए, रोपड़ है, पंजाब में जो रोपड़ है, इसने क्या देखा है भाई, रोपड़ अपना जो पंजाब का जो रोपड़ है ना, इसने क्या देखा है, तो रोपड़ से मिलता है मेच्योर और लेटेस्ट, है ना। मेच्योर, आप ऐसे समझे, मेच्योर और प्लस लेट हड़प्पन, है ना, फेज को इन्होंने देखा है, लेट हड़प्पन फेज को देखा है। चलिए, पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। तो देखिए, पॉइंट नंबर 4 जो है बनावली और कालीबंगा, बनावली और कालीबंगा, ठीक है ना, इन्होंने किस फेज को देखा है। तो देखिए, ये हड़प्पा कालीन स्थल तो हैं, लेकिन ये हड़प्पा के जो पहले भी जो कोई संस्कृति थी, ये उसमें भी ये दोनों जगह मौजूद थे। इसका मतलब है कि प्री हड़प्पन, प्री हड़प्पन, इसको आप ऐसे समझे, इंग्लिश थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, प्री हड़प्पन प्लस हड़प्पन, है ना, इन्होंने दोनों फेजों को देखा है। यानी कि ये तो हड़प्पा कालीन स्थल है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल भी थे। यानी कि हड़प्पा के जन्म होने के पहले भी जो अवस्थाएं थी, जो सिविलाइजेशन था, कल्चर था, उसको जो भी कह लीजिए, उसमें बनावली और कालीबंगा मौजूद थे। तो ये कौन से साइट है, ये प्री हड़प्पन प्लस हड़प्पन, ये साइट है, मतलब फेज को इन्होंने देखा है। चलिए, अब हम आते चान्हुदड़ो। अब चान्हुदड़ो के बारे में अगला बात है, चान्हुदड़ो से संबंधित। चान्हुदड़ो ने क्या, मतलब चान्हुदड़ो किस तरह के फेज से गुजर चुका है, तो चान्हुदड़ो हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन, आप ऐसे समझिए, हड़प्पन और हड़प्पा के बाद के जो फेज आए, ठीक है ना, हड़प्पन प्लस पोस्ट हड़प्पन। देखिए, प्री वाले कौन है, प्री वाले बनावली और कालीबंगा है, पोस्ट वाले कौन है, याद रखना आसान है, वो चान्हुदड़ो है। तो हड़प्पन प्लस पोस्ट हड़प्पन जो फेज है, इन्होंने इस चीज को देखा है। तो ये हड़प्पा कालीन संस्कृति, ये हड़प्पा कालीन स्थल, और इन्होंने किन किन फेजों को देखा है, किन किन फेजों के अवशेष मिलते हैं, तो वो सारी बातें वो क्लियर हो गई है। चलिए, हम लोग बात को और मिसलेनियस पॉइंट को और आगे लेके चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हड़प्पा काल में क्या क्या चीज नहीं था, है ना। बहुत सारी चीज तो थे ही, क्या क्या चीज नहीं था, थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। चलिए, हड़प्पा कालीन, आप ऐसे समझिए, हड़प्पा कालीन घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, खिड़कियां नहीं होती थी, मतलब कोई ऐसा घर नहीं मिला है जिसमें खिड़की के अवशेष प्राप्त हो। चलिए, दूसरा चीज क्या है, हड़प्पा कालीन लोग, हड़प्पा कालीन लोग, ठीक है ना, ईख, सुगर केन, चलिए, दाल, रागी, है ना, रागी मतलब उसको मड़ुआ कहिए आप, ठीक है ना। चलिए, ईख, दाल और रागी का उत्पादन नहीं करते थे, मतलब उस समय के लोगों को इन चीजों की जानकारी नहीं थे, उत्पादन नहीं
करते थे। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं। देखिए हड़प्पा कालीन में पहले क्या बताया गया कि ईख का उत्पादन नहीं होता था, शुगर नहीं होता था, रागी नहीं होता था। देखिए अब हम बात को आगे लेके चलते हैं कि हड़प्पा काल में मुहरें बहुत मिली है, ठीक है ना। और इन मुहरों पर जिस जानवरों का चित्रण अंकन किया गया वो कौन कौन से जानवर होते थे, चलिए देखते हैं। चलिए हड़प्पा कालीन मुहरों पर, हड़प्पा कालीन मुहरों पर कौन कौन से जानवर होते थे, ठीक है ना। जानवरों का अंकन है ना, हड़प्पा कालीन मोहरों पर, ठीक है ना। चलिए मोहरों पर एक सिंग वाला जानवर जो था ना, इसको यूनिकॉर्न कहते हैं, कॉमन जानवर था, ठीक है ना। हड़प्पा कालीन मोहरों पर, ठीक है ना, यूनिकॉर्न आप ऐसे समझिए, यूनिकॉर्न मतलब उसको, अगर यूनिकॉर्न को अगर आप हिंदी जानना चाहते हैं तो एक सिंग वाला जानवर, उसका सिंग आगे निकला होता था, ठीक है ना, एक सिंग वाला जानवर, ठीक है ना, ज्यादातर मिला है। मतलब कि जितने भी ज्यादातर मुहरे हैं उन पर ये है ना यूनिकॉर्न की, मतलब यूनिकॉर्न देखा गया है, ठीक है ना, उस पर यूनिकॉर्न का अंकन है। तो हड़प्पा कालीन मुहरों पर यूनिकॉर्न है ना एक कॉमन जानवर है, एक कॉमन जानवर है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि मुहारों पर और कौन कौन से जानवर होते थे। चलिए हड़प्पा कालीन प्राप्त, हड़प्पा कालीन प्राप्त मुहरों पर, चलिए कौन कौन से जानवर मौजूद होते थे भाई, तो देखिए बाघ, हाथी, भैंस। देखिए ये क्या क्या हड़प्पा कालीन मोहरों पर कौन कौन से जानवर होते थे, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो हड़प्पा कालीन मोहरों पर जो जानवर जो होते थे वो कौन कौन थे, बाघ, हाथी, भैंस, बकरी। चलिए ठीक है ना, ये और एक सिंग वाला जानवर जिसको आप यूनिकॉर्न कहते हैं, और एक सिंग वाला जानवर, ये कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हड़प्पा कालीन मोहरों पर आपको एक योगी के शैली में एक व्यक्ति को भी देखा गया है जिसको पाशुपत शिव कहा गया है, ठीक है। चलिए इसको भी मेंशन किया जाना चाहिए, सवाल यहां से भी बनते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों पर, ठीक है ना, पशुपति शिव के चारों ओर, चारों ओर, ठीक है ना, अंकित जानवर कौन कौन से हैं, अंकित जानवर कौन कौन से हैं भाई। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन के लिए बहुत सुपर बात है। तो चलिए बाघ, हाथी, भैंस, ठीक है ना, और गेंडा, रीनो, है ना, बकरी नहीं। अब बाकी जो मुहरों पर वो बकरी होती थी, लेकिन वो मुहरे जिसमें पाशुपति शिव को दिखाया गया है योगी के स्टाइल में, है ना, तपस्या करते हुए, तो हड़प्पा कालीन मुहरों पर पशुपति के चारों ओर कौन कौन से जानवर थे, तो बाघ, चलिए हाथी, भैंस, गेंडा, और पशुपति के पैर के समीप थे हिरण। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात नोटिस करने वाली है कि भले वो पशुपति शिव थे, इसको कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें ना जो वृषभ जो बैल था, हम्प्ड बुल, जो कि शिव के हर एक मंदिर में वो मिलते हैं देखने को, बसहा बैल जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज यहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसके कारण कुछ लोग कहते हैं कि ये जो योगी के जो पोस्चर में जो व्यक्ति हैं ये पशुपति शिव नहीं है। चलिए तो यहाँ क्या चीज नहीं मिला है, चलिए है ना, इनके पास है ना हम्प्ड बुल, हम्प्ड बुल, है ना, नहीं पाया गया है, नहीं पाया गया है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो हड़प्पा कालीन मुहरों पर कौन कौन से जानवर थे भाई, बाघ, हाथी, भैंस, बकरी और यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कॉमन जानवर होते थे उस समय, ठीक है ना। जो भी मुहरे जो होती थी, हालांकि हड़प्पा कालीन में कितनी मुहरे पाई गई हैं, लगभग 2000 से ज्यादा मुहरे मिली पाई गई हैं। ज्यादातर इसका जो भाग है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है मुहरे, ठीक है ना। लेकिन इन मुहरों पर जो जानवर होते थे वो कौन कौन से जानवर होते थे, तो बाघ, हाथी, भैंस, बकरी और यूनिकॉर्न जैसे जानवर होते थे। हड़प्पा कालीन मुहरों पर जो पशुपति शिव के आसपास में कौन से जानवर थे, तो बाघ, हाथी, भैंस, इसमें बकरी नहीं, इसमें गेंडा, और नीचे बैठा 2 हिरण, ठीक है। चलिए लेकिन इनके पास ना कोई तरह का बुल नहीं मिला है। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे वो सील हो, मुहर हो या टेराकोटा हो,
एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, या तो वो सील हो, है ना, मुहर किसी तरह के, है ना, देखिए, है ना, हम ऐसे कर सकते हैं कि मुहरों पर तथा टेराकोटा पर, है ना, मुहरों पर तथा टेराकोटा पर लायन, ठीक है ना, काऊ तथा हॉर्स, ठीक है ना, का अंकन नहीं मिला है, का अंकन नहीं मिला है। मतलब ये 3 ऐसे जानवर हैं जो कि किसी तरह के सील पर, किसी तरह के मुहर पर या किसी तरह के टेराकोटा पर इनका फिगर नहीं आया है। वो 3 जानवर कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? लायन है, काऊ है और हॉर्स है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आगे की ओर ले चलते हैं। हड़प्पा काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो नगर निर्माण, टाउन प्लानिंग, आप ऐसा समझिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जो विशेषता थी सर वो टाउन प्लानिंग थी। चलिए हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता, ठीक है ना, नगर योजना, है ना, जिसको आप इंग्लिश में टाउन प्लानिंग भी कहते हैं, टाउन प्लानिंग थी। चलिए क्या था भाई इसमें मेन चीज क्या था? चलिए हम लोग पॉइंट नंबर हम आगे देखते हैं। चलिए अब प्लानिंग में क्या क्या था कि सड़क एक दूसरे को, ठीक है ना, सड़क जो थे वो समकोण पर काटते थे। सड़क क्या थे? सड़क 90 डिग्री, है ना, चाहे समकोण पर कटते थे। चलिए जो नगर था ना वो 2 भागों में बटा होता था, ठीक है ना, जो नगर होते थे, नगर 2 भागों में है ना विभाजित होते थे। ये विशेषताएं हैं, ठीक है ना, ये हड़प्पा कालीन की विशेषताएं हैं। नगर 2 भागों में विभाजित होते थे, है ना। पश्चिमी भाग, है ना, ये राजा महाराजा राजमहल आप इसको कहिए। पश्चिमी भाग जो कि सीटाडेल, है ना, दुर्गीकृत होते थे, है ना, दुर्गीकृत, इसको इंग्लिश में कही तो सीटाडेल, है ना, होते थे जिसमें, ठीक है ना, शासन वर्ग, जो वर्ग शासन करता था, शासन वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है ना। जबकि, है ना, पूर्वी भाग, दूसरा भाग कौन है? पूर्वी भाग में, है ना, आम जनता रहती थी। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये सब हड़प्पा कालीन सभ्यता की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला विशेषता क्या भाई? तो टाउन प्लानिंग इसकी जबरदस्त थी। सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे। चलिए ठीक है। जो नगर जो थी वो जितने भी हड़प्पा कालीन सभ्यता में पाई गई है नगरें, तो वो 2 भागों में बटे होते थे। जो पश्चिमी भाग जो था जिसको सीटाडेल दुर्गीकृत वो होते थे, जिसमें शासन वर्ग के लोग रहते थे, जबकि पूर्वी भाग में आम जनता रहती थी। लेकिन एक एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को जरूर समझा जाए। लेकिन अगर कहा जाए कि जो धौलावीरा है ना वो त्रिस्तरीय था, ये बाकी सब 2 स्तरीय है। जितने भी नगर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में वो 2 स्तरीय है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। थोड़ा सा इसको देखा जाए, पश्चिमी जो थे वो संभ्रांत लोग वहां रहते थे और पूर्वी में आम जनता रहती थी। लेकिन अब यहीं पर आपको समझना एक्सेप्शन एक है, एक अपवाद है, आप इसको समझिए, है ना। वो क्या है भाई? तो एक्सेप्शन के तौर पर आप मान लेते कि जो धौलावीरा जो था ना वो 3 स्टेज में था, वो ना, ठीक है ना, 3 स्तरीय था। धौलावीरा त्रिस्तरीय, ठीक है ना, नगर था। मतलब वहां पर एक तो आपका हो गया उठा हुआ, ये जो पश्चिमी भाग जो था ना ये उठा हुआ रहता था, है ना, ऊपर उठा हुआ, ठीक है ना, आप इसको ऐसे समझिए, ऊपर उठा रहता था। अच्छा, जो पश्चिमी भाग था ये डाउन में रहता था, ये नीचे, है ना, ये डाउन में रहता था। आप इसको सरल भाषा में समझिए, डाउन में होता था। चलिए, और ये जो 3 स्तरीय जो था, तो एक जो था ये पश्चिमी था। पश्चिमी तो है संभ्रांत वर्ग, शासन वर्ग। दूसरा जो है वो जनता के लिए था, आम जनता के लिए था, ये शासन वर्ग के लिए था, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो था, जो मिडिल जो था ना, ये व्यापारी वर्ग के लिए था। ये केवल ऐसा धौलावीरा में ही मिला है, ठीक है ना,
ये आप ऐसा समझिए कि व्यापारी और कारीगर वर्ग के लिए ये चीज था, व्यापारी और कारीगर वर्ग के लिए ये चीज था। चलिए, तो बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, क्या 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 चीज नहीं मिला है, देखिए अभी जस्ट मैंने बात किया कि कहां पर क्या क्या चीज की प्राप्ति हुई है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो कैमल का जो ये है बोन है ना, कैमल बोन केवल कालीबंगा से हासिल हुआ है। कैमल बोन, कैमल बोन है ना, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन है ना, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल ये सर आपका मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो है। और भारत के अंदर, ठीक है ना, ये तो मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, ये तो आप समझ रहे हैं। भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो वो है धौलावीरा, वह है धौलावीरा जो भारत के अंदर है। और ये धौलावीरा ये सबसे लेटेस्ट ये फाइंडिंग्स ना, ये स्थल में हड़प्पा कालीन स्थल में जितने भी स्थल की खोज हुई है उसमें सबसे नवीनतम जो स्थल है वो धौलावीरा है। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धौलावीरा है ना नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल है। चलिए, ये सारी बातें आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण। देखिए, हड़प्पा में सॉरी मोहनजोदड़ो में जो बड़े बड़े इमारत पाए गए हैं, तो इसमें जो सबसे जो बड़ा इमारत, आप ऐसे समझिए कि पूरे हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा इमारत है वो विशाल अन्नागार है ना। चलिए, तो पूरे आप ऐसा समझिए, पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन वो क्या है भाई? विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार है ना, जिसको ग्रेट ग्रेनरी भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेनरी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये मोहनजोदड़ो में मिला है, पूरे हड़प्पा का सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार। और ये कहां पर है? तो ये मोहनजोदड़ो में है। चलिए, जबकि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस था वो विशाल स्नानागार था, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन हुआ करता था? सार्वजनिक स्थल जो होता था ये क्या होता था? तो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथिंग, विशाल स्नानागार, जो कि पूजा पाठ के संदर्भ में इस्तेमाल होता था ना, रिचुअल बाथिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता था। इसका जो इस्तेमाल होता था वो है ना, वो किसी अनुष्ठान, किसी यज्ञ करने के लिए जो स्नान होते थे, तो ये विशाल स्नानागार में स्नान होते थे, जिसका महत्व, रिचुअल महत्व ज्यादा था। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता थी, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता अपने समय की सर्वाधिक चर्चित सभ्यता में से थी। इसमें से कुछ चीज ऐसे हुई है। कपास का सबसे पहले खोज किसने किया था? तो सबसे पहले कपास की खोज जो हुई थी वो हड़प्पा वासियों ने की थी पूरे विश्व में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए, पूरे विश्व में कपास की खोज कपास का उत्पादन या खोज जो भी कहिए का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था, हड़प्पा वासियों ने किया था। ये सारे मिसलिनियस जो पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे चौड़ी सड़क, हड़प्पा काल में जो सबसे जो चौड़ी सड़क थी वो, कहने का मतलब है कि वो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है ना। चलिए, हड़प्पा काल के सर्वाधिक चौड़ी सड़क
ये कहां से मिला है भाई? तो मोहनजोदड़ो से। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए जो ड्रेनेज सिस्टम था, जल निकासी जो व्यवस्था थी, हड़प्पा काल के अपने समय के जितने भी सिविलाइजेशन थे उसमें ये सबसे टॉप क्लास का ये व्यवस्था था, ठीक है ना, जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था है ना सर्वोत्तम थी है ना। ऐसा जो था वो मेसोपोटामिया में भी ऐसा चीज नहीं था, मेसोपोटामिया में भी ऐसा जो व्यवस्था था वो नहीं था। तो जल निकासी जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है ये बेस्ट होता था। और बेस्ट जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम हम ऐसे कहें कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल हैं उसमें बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था वो मोहनजोदड़ो का था, ठीक है ना। बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम आप ऐसे समझिए, बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो था वो मोहनजोदड़ो का था। चलिए जो घर जो होते थे वो पक्की ईंट के बनते थे, लेकिन सड़क जो होती थी ना वो कच्ची मिट्टी की बनती थी, या सॉरी मिट्टी की बनती थी। आप ऐसे समझिए जो हड़प्पा कालीन जो मकान होते थे, हड़प्पा कालीन जो मकान होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। चलिए पक्की ईंटों से बने होते थे। और जो सड़कें होती थी, सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, मिट्टी की बनी होती थी। चलिए इनका सबसे जो पवित्र जो नदी था, चलिए हम बात को हम आगे लेके चलते। सिंधु, जिसको हम इंग्लिश में इंडस भी कहते हैं, हड़प्पा वासियों का सबसे पवित्र नदी था। हड़प्पा वासियों का सबसे पवित्र है ना नदी था। चलिए दूसरा देखते हैं भी जो वृषभ जो बैल था, हम्प्ड बुल, सबसे विशेष वो सबसे प्रिय वो जानवर था, ठीक है ना। हड़प्पा वासियों का सबसे प्रिय जानवर, हड़प्पा वासियों का ना सबसे प्रिय जानवर कौन होता था भाई? तो हम्प्ड बुल, ठीक है ना, वो था कुबड़ बैल, ठीक है ना। हम्प्ड बुल जिसको हम लोग कहते हैं कुबड़ बैल। चलिए सबसे जो पवित्र हड़प्पा वासियों का, आप ऐसा समझिए, हड़प्पा वासियों का सबसे पवित्र जो वृक्ष था वो क्या था? तो वो पीपल का था। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही। इसमें हड़प्पा से जुड़ी हुई तमाम इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने देखा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बातें तो और भी हैं, बातें और भी कही जा सकती है, लेकिन सभी बातें एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ये जो वीडियो सेशन है ये फुल्ली एग्जाम्स ओरिएंटेड है, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको आप आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आज का हमारा ये वीडियो सेशन इतना ही। फिर ये टू द पॉइंट का जो हम लोगों ने सीरीज जो स्टार्ट किया है ये जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।